आप सभी का लर्न बीएससी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज मैं एनवायरमेंटल साइंस की क्वेश्चन पेपर जो कि 2018 का है, आज मैं वो सॉल्व करने वाली हूँ। बट इस वीडियो में आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं 10 जो कंपल्सरी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको सॉल्व करूँगी। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जो एक क्वेश्चन जो होता है ना, वो 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस हैं तो आपके 20 मार्क्स बन जाते हैं। तो बहुत ही ईज़िली आप इनको 20 मार्क्स गेन कर सकते हो। लेकिन हम स्टूडेंट्स की ना सबसे जो मेन बात है ना, वो ये है, जो हम ध्यान नहीं देते हैं इन बातों पे, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है ना। तो हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं और ये पहले पढ़ता है तो हम कई स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टार्टिंग में लिखने बैठ जाते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। बट येस, वो सही बात है, बट आप लिखो, बट लिमिट में ओनली, बिकॉज जो और भी क्वेश्चंस आपके पास हैं लाइक पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, वो जो है वो 20 मार्क्स के हैं। आपको उन पे फोकस करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भरने हैं ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके। इस पे आप 2 मार्क्स के लायक ही आंसर लिखना है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो पेपर में, ओनली बिकॉज इसमें लिखने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे इमेजिनेशंस में बहुत सारी आंसर आते जाते हैं और हमको लिखते जाते हैं। लेकिन कई बार ये भी हो जाता है कि हम क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे, आई होप। और जो जिस लायक क्वेश्चन है आपको उसी तरीके से आप उसको आंसर करोगे। तो मैंने पहले बता दिया, मैं फिर बताती हूँ। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ कंपल्सरी क्वेश्चंस मैं बताऊंगी और आपको कैसे लिखना है और किस टाइप से आ सकते हैं क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटिव है, तो मैं उनको भी साथ साथ में बता दूंगी कौन कौन से रिपीट। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमेशा मतलब रिपीट होता है। और ग्लोबल वार्मिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो सकता है। डिफाइन द टर्म्स ऑफ द पॉल्यूशन एंड लिस्ट ऑफ इट्स डिफरेंट टाइप्स। प्रदूषण को परिभाषित करें और उसके विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए। और हाँ, कई स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि वो इंग्लिश में लिखें कि हिंदी में लिखें। देखो ना आप, मुझे पता है कि हम जब क्वेश्चन पेपर लिखने बैठते हैं ना, तो बेसिकली हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो इंग्लिश में लिखना है। वो चलो अच्छी बात है, बट दूसरे फ्रेंड्स को ये दिखाने के लिए, देखो मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर लिखा, ऐसा कुछ मत करना। ओनली बिकॉज वो आप पे इफेक्ट डलता है। आपने ना क्वेश्चन पेपर ये इंग्लिश और हिंदी का अच्छे से डिसीज़न लेना है, क्योंकि इसमें जो है वो पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे लिखना है। ऐसा ना हो कि इंग्लिश लिखने के चक्कर में आप 2-4 पॉइंट्स लिखो और बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा लिखना है। और हिंदी जब हम लिखते हैं तो उसमें हम अनलिमिटेड लिखते जाते हैं, क्योंकि हम स्टार्टिंग से हिंदी को बहुत ज़्यादा करते हैं। पर हाँ, कई स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी बहुत अच्छा से लिखते हैं क्वेश्चन। तो आप पे डिपेंड है, ये आप खुद डिसीजन लो को आपको किस में लैंग्वेज में लिखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। मिट्टी के कटाव के क्या कारण हैं। ओजोन होल, ओजोन छिद्र क्या है। अम्लीय वर्षा क्या है। ये मैंने दूसरे वीडियो में भी किया है, जो 2019 का क्वेश्चन पेपर मैंने जो आपको शेयर किया था सबसे पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला रिपीट हुआ है एक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। जनसंख्या वृद्धि के भूमि और जल संसाधनों पर हो रहे प्रभाव की सूची बनाइए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट अ शॉर्ट ऑन कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक।
जो भूकंप के कारण और प्रभाव हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के विषय में संक्षिप्त में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल, मैं पहले भी आपको वीडियो में बताया है और इस वाले वीडियो में भी बता रही हूँ कि ये क्योटो प्रोटोकॉल हो गया और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। इस पे क्वेश्चन आपको पक्का आएगा। ठीक है, और एक साइलेंट वैली है। ये जो तीनों हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हमेशा रिपीट होती हैं। पिछले ये दोनों में से कोई एक आ जाएगा। मैंने इसको शॉर्ट्स में भी अपलोड किया है, वहाँ से भी आपको इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन पे हम जाएंगे कि कैसे लिखना है इसको। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऊर्जा के नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय स्रोतों के बीच अंतर बताइए। तो फर्स्ट लिखेंगे हम नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। सिंपल से हम सबको पता है, ऐसे भौतिक या जैविक स्रोत जिनका प्राकृतिक में चक्रीकरण लाइक साइक्लिंग हो सकता है, उन्हें नवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जैसे वन, जल, ऊर्जा। ठीक है, साइक्लिंग मतलब एक बार जब हम इसको नष्ट कर देते हैं तो ये दोबारा से हमारे पास आ जाते हैं। एनर्जी भी इसका एग्जाम्पल है। नवीकरणीय स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रचुर मात्रा में और दूसरा है सीमित, प्लेंटीफुल और लिमिटेड। ऐसे संसाधन जो प्रचुर मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लगातार उपलब्ध हो रहे हैं तथा मानव की खपत का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश और हवा हो गए। ठीक है, और लिमिटेड में क्या है, ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा समाप्त हो सकते हैं। इनकी पूर्ति बहुत जल्दी तथा आसानी से की जा सकती है। उदाहरण के लिए पानी तथा वन। ये हो गए नवीकरणीय स्रोत के दो एग्जाम्पल्स। इसके जो टाइप्स हैं, जो नवीकरणीय हमारे पास दो टाइप्स के हो गए, प्रचुर मात्रा में और सीमित मात्रा में। और नेक्स्ट देखते हैं अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। सिंपल सी उसका रिवर्स लिख देंगे हम। ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं तथा जिनका चक्रीकरण नहीं हो सकता, जैसे खनिज हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। इन संसाधनों की पुनः पूर्ति की दर बहुत ही कम होती है तथा एक बार ख़त्म होने पर इनकी भरपाई नहीं की जा सकती है। सिंपल, जस्ट दैट्स इट। आपको इतना ही लिखना है और बाकी ये नहीं कि इसको आगे और कुछ लिखते जा रहे हैं बकवास, और इन सब के चक्कर में आप जो 20 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आप छोड़ रहे हो, तो आपको ही लॉस है ना। तो आप खुद ही सोचो कि आपको कैसे करना है पेपर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैंने पहले भी बताया है, अभी बता रही हूँ। तो मैंने ये उसमें भी बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी इसमें। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि कुछ गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन हो गया, जलवाष्प हो गया, एरोसोल। ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकता है तथा यह धीरे धीरे वायुमंडल के तापमान को बढ़ाता है। इस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। मानवीय गतिविधियों से यह प्रभाव बहुत शीघ्रता से बढ़ रहा है, क्योंकि इसके कारण पूरे विश्व में औसत तापमान में वृद्धि हुई है, इसलिए हम इसे वैश्विक ऊष्मीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रदूषण को परिभाषित करें, ठीक है, और उसके विभिन्न प्रकारों की सूची बनाइए। डिफाइन द टर्म पॉल्यूशन एंड लिस्ट इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो पॉल्यूशन की हमने डेफिनेशन लिखनी है, तो हम लिखेंगे पॉल्यूशन जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति पोल्यूशन से हुई है, जिसका अर्थ है दूषित करना या भ्रष्ट करना। प्रदूषण को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं।
परिभाषित कर सकते हैं। हवा, पानी तथा भूमि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन जो इन्हें मानव उपयोग के लिए अयोग्य बनाते हैं। कोई भी वस्तु जो प्रदूषण फैलाती है प्रदूषक पॉल्यूटेंट कहलाती है। प्रदूषक ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। प्रदूषकों को हम सामान्यतः दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। और हाँ, कई ऐसे जो है वो हिंदी में लिखे होते हैं जिनका हम प्रोनाउंसिएशन बहुत ही अलग तरीके से करते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लिख रहे हो, एटलीस्ट आप लिख के वहाँ पे हेडिंग तो डालो कि हाँ इसका ये है। जैसे कि जैव निम्नीकरण, या ये थोड़ा अजीब सा है तो इसको आप बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट लिख सकते हो पेपर में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जा सकता है जैव प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, कागज, गोबर इत्यादि। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में क्या होते हैं? ऐसे प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता अजैव निम्नीकरण प्रदूषण कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, कीटनाशक हो गए, रासायनिक तथा नाभिकीय अपशिष्ट पदार्थ हो गए। ठीक है, अब इनकी जो है क्या क्या बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था, इनकी लिस्ट बनानी है कौन कौन सी जो है प्रदूषण को प्रभावित कर रही हैं। तो इसमें जो है वातावरण का इनका जो है वातावरण के घटक के प्रदूषित होने के आधार पर प्रदूषण को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें से मुख्यतः हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, महासागरीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, शोर प्रदूषण तथा नाभिकीय प्रदूषण। अब आप इनको पता लग गया कि हाँ भाई ये इतने सारे प्रदूषण होते हैं, इन टाइप के प्रदूषण होते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप इनको एक्सप्लेन करने लग गए इन एक्सट्रीम लेवल। सो आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के कटाव के क्या कारण हैं? What are the causes of soil erosion? तो हम टू द पॉइंट आएंगे, भाई रीज़न क्या है। पहला रीज़न है भूमि की कटाव क्षमता, इरेड्यूएबिलिटी ऑफ सॉइल। महीन कण वायु द्वारा बहा लिए जाते हैं जबकि भारी कण सतहों पर चला दिए जाते हैं, जिससे सतह पर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये है भूमि की कटाव क्षमता, पहली इसकी पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट होगी भूमि की सतह का खुरदरापन। भूमि की सतह जो खुरदरी नहीं होती वायु कटाव को कम प्रतिरोधक प्रदान करती है। अत्यधिक जुताई मिट्टी को तोड़ने में सहायता करती है। नेक्स्ट पॉइंट जलवायु। सूखे के समय मिट्टी के नमी के स्तर में काफ़ी कमी आ जाती है, जिससे मिट्टी के कारण हवा के साथ आसानी से बह जाते हैं। विपरीतता यह प्रभावी ठंडी जलवायु में भी होगा। अनाश्रित दूरी, अनशेल्टर्ड डिस्टेंस। वातारोधकों की कमी के कारण वायु कणों को अधिक दूरी तक बहा ले जाती है, जिससे घर्षण तथा कटाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेजिटेटिव कवर। वनस्पति आवरण के अभाव में मिट्टी ढीली, शुष्क तथा बंजर हो जाती है, जिससे इसका कटाव अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ढलान की ढाल तथा लंबाई, स्लोप ग्रेडियंट एंड लेंथ। ढलान जितनी अधिक होगी उतनी अधिक मिट्टी का नुकसान होगा। देखो, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब इतने सारे पॉइंट्स लेके आ गए हो आप, तो हम कैसे करेंगे। यस, यू आर राइट, योर थिंकिंग इज़ राइट हेयर। आपको मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, आपको जितना यहाँ से याद हो पाता है उन पॉइंट्स को आप कवर कर लो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको सारा लिख लिया है, फ़ोटो ले लिया है, ताकि आपको ज़्यादा जो इजी लगे उसको आप याद कर लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन कि व्हाट इज़ एन ओजोन होल। ओजोन छिद्र क्या है। ठीक है, तो
सबसे पहले इसका आंसर थोड़ा यहाँ से स्टार्ट होता है, बट मैं थोड़ा सा ओजोन लेयर के बारे में बताना चाहूँगी। जो ओजोन परत होती है वो परत की मोटाई में कमी होना ओजोन परत का अवक्षय कहलाता है। अभी हाल ही में पता चला है कि ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। मनुष्य द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे CFC हो गया, वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाती हैं। CFC क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैविक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होते। एक बार जब ये ओजोन परत के समीप पहुंच जाते हैं, वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा इसे नष्ट करना आरंभ कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी आई और हाल ही में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया। ओजोन परत के होल के और भी अधिक क्षीण होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी कठिन है। अतः हमें ओजोन परत के अवक्षय को बहुत जल्दी रोकना होगा। ठीक है, आपको पता लग ही गया होगा कि ओजोन होल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ पे जो मैंने वीडियो में बताया पहले भी कि सॉल्व किया है, वहाँ पे अपलोड किया है। और इस वाले में इस 2000 ये जो है मैं सॉल्व कर रही हूँ वो जो है वो 2018 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जाके रिपीट हुआ है और इसमें भी रिपीट हुआ है। तो ये दो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं। तो अम्लीय वर्षा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, है कि यह ऐसे घटकों से होता है जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो गया। नाइट्रिक अम्ल के उच्च स्तर के साथ वर्षा का ऐसा रूप है जो गीले तथा सूखे रूप में वायुमंडल से ज़मीन पर गिरता है। नेचुरल सी बात है, हम ये अपने आँखों से भी देखते हैं। इसमें बारिश, बर्फ़, कोहरा, ओले तथा यहाँ तक कि धूल जो अम्लीय होते हैं शामिल होता है। ये हो गया अम्लीय वर्षा क्या है। ठीक है, अब यह कैसे होता है तो इसका देखो कितने शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा है 2 मार्क्स के लिए। यह अम्ल बनाने वाले प्रदूषकों मुख्यतः SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है ना होती है, तो इसलिए ये जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला तथा तेल के जलने पर वायुमंडल में छोड़ जाते हैं, जो कि अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। इसी टाइप से अम्लीय वर्षा होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज। भूमि और जल संसाधनों के ऊपर जो है जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उनके ऊपर हमको सूची बनाना है। ठीक है, तो टू द पॉइंट हम आएंगे। भूमि पर सबसे पहले लिखेंगे लैंड, प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज क्या है, भूमि पर क्या दबाव है। भारत में कृषि भूमि का सबसे अधिक दबाव है, एज वी ऑल नो। प्रत्येक लाख हेक्टेयर ज़मीन पर 7.27 मिलियन लोग आश्रित हैं। यहाँ 43% भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, जो पूरी दुनिया में उच्चतम है। भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन का तात्पर्य किसी एक बिंदु पर 2 या 2 से अधिक अवधियों में विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत किसी क्षेत्र के अनुपात में कमी या वृद्धि से है। कृषि को सुदृढ़ तथा व्यापक बनाने के लिए सिंचाई तथा फसल में गहनता तथा रासायनिक उर्वरकों एंड कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। कृषि की सुदृढ़ता तथा गहनता की प्रतिक्रिया भूमि निम्नीकरण का कारण बन रही है। भूमिगत जल संसाधनों की दुर्दशा तथा रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग सुपोषण तथा जल प्रदूषण का कारण बन रहा है। इसके परिणामस्वरूप जैव विविधता में कमी आई है। तो ये हो गया जो हमारा प्रेशर ऑन लैंड है। ठीक है, और नेक्स्ट
पॉइंट देखते हैं वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ा है इसका। जल की कमी तथा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वाटर स्केर्सिटी एंड वाटर पॉल्यूशन। हाल ही में प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल की मात्रा में कमी आई है, मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि के कारण, तथा भविष्य में पानी की यह कमी बदतर होती जाएगी। भारत में पिछले 50 वर्षों में पानी के उपयोग की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। वार्षिक ताजे पानी की कुल मात्रा में से सबसे बड़ा हिस्सा 92% कृषि के लिए उपयोग होता है, जबकि औद्योगिक उपयोग के लिए 3% तथा घरेलू उपयोग के लिए 5% हिस्सा खाते में आता है। हालांकि सारा जल प्रभावी और तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाता। परिवहन तथा सिंचाई के दौरान इसका एक बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाता है। जल का एक बड़ा हिस्सा उद्योग तथा घरों में उपयोग होने के पश्चात प्रवाह अपशिष्ट रूप में धाराओं में लौट जाता है। यह पावर स्टेशन द्वारा उपयोग होने वाले जल का एक बड़ा भाग पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। ताजे जल के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। भारत में जल प्रदूषण के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला है घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट तथा कृषि संबंधी अपवाह, एग्रीकल्चर रन ऑफ। नदियों का बढ़ता हुआ जल प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रदूषित जल के कई प्रकार से बीमारियां हो सकती है, जैसे हैजा हो गया, दस्त हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, अमीबी एवं वैसिलसी पेचिस हो गया आदि। इसके अतिरिक्त जल की कमी से होने वाले सामान्य बीमारियों में खुजली, कुष्ठ रोग, ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस शामिल है। इन सभी के लिए बढ़ती हुई आबादी तथा पानी के संसाधनों में कमी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। सुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छ सुविधाओं के लिए अपर्याप्त पहुंच उच्च शिशु मृत्यु दर तथा आंतों की बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। ये तो सारे जो भी आंसर थे वो बहुत कॉमन से है, वो हम जो कि बहुत ज़्यादा डेली लाइफ से रिलेट करते हैं, तो हम इसको बहुत आसानी से पेपर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप। भूकंप के ऊपर क्वेश्चन आया है, इसमें देख लो आप। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के कारणों और प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक पे आ ही गए, तो अब हम इसका देख लेते हैं कि है क्या ये भूकंप। सभी प्राकृतिक खतरों में से भूकंप सबसे भयानक होता है, क्योंकि यह सेकंडों के भीतर ही भारी नुकसान पहुंचाते हैं। भूकंप में कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी में कंपन को भूकंप कहते हैं। यह भूमिगत तरंगों तथा पृथ्वी की सतह की गतियों की श्रृंखला होती है, जो पृथ्वी की पपड़ी की प्राकृतिक छटपटाहट के कारण होती है। ठीक है, ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम देखते हैं ये कैसे होता है और क्यों और किस कारण से होता है। पृथ्वी की सतह के नीचे कई बड़े प्लेटें होती हैं, ठीक है, एज वी ऑल नो, जो गति करती रहती हैं। इस गति के कारण ये प्लेटें कई बार आपस में टकरा जाती हैं और टकराने के बाद ये एक दूसरे को धक्का देने लगती है। सतह के नीचे इन प्लेटों को लगातार धक्का लगाने के एक दबाव का निर्माण हो जाता है और फिर एक निश्चित समय पर यह प्लेटें एक दूसरे को स्लाइड कर सकती हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 57% भाग भूकंप प्रवृत्त है। नाजुक हिमालय पर्वत श्रृंखला भूकंप, भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रति अधिक वेद्य है। भूकंपीय क्षेत्रीकरण नक्शा भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 तथा जोन 5 में भूकंप की बढ़ती हुई तीव्रता के क्रम में विभाजित करता है, जिसमें जोन 5 सबसे अधिक तथा जोन 1 सबसे कम भूकंप तीव्रता वाले जोन है। कुछ भूकंप भूमि की ऊपरी सतह की गतिविधियों के कारण भी आ सकते हैं। उदाहरण के लिए पहाड़ी क्षेत्र में भारी भूस्खलन के कारण किसी एक बिंदु पर जमीन के भारी टुकड़ों के गिरने के कारण झटके आ जाते हैं। हालांकि इस तरह के भूकंप में बहुत बड़े हादसे नहीं होते हैं, बट फिर भी इनको लिया गया है इसमें। तो
ये क्वेश्चन में नहीं है भूकंप का क्वालिफिकेशन, मतलब कितने टाइप के भूकंप होते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस अगेन रिपीट होंगे। अगर रिपीट भी होते हैं तो थोड़े बहुत होंगे और इनके थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको भी करवा देती हूँ। पहला हो गया तीव्रता, इंटेंसिटी, और नेक्स्ट हो गया ऊपरी केंद्र। तो और हाँ, जो भूकंप के कैसे नापते हैं, किससे, एक स्केल होता है वो किससे स्केल से नापते हैं, वो उसको बोलते हैं रिएक्टर स्केल। इस रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एपिक सेंटर। ऐसे जगह जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो एपिसेंटर कहलाता है। यह भूमि में जितना गहरा होगा सतह पर इसका प्रभाव उतना ही कम होगा। अब आता है हमारा मेन, क्या भाई, भूकंप के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के दौरान होने वाले सामान्य नुकसान निम्नलिखित हैं। पहला है घाटे और नुकसान की प्रकृति, नेचर ऑफ लॉसेस एंड डैमेजेस। भूकंप की गंभीरता के आधार पर होने वाले नुकसान निम्नलिखित हैं, ठीक है। संरचनाओं को नुकसान, डैमेज टू स्ट्रक्चर्स, यह पूर्ण या आंशिक रूप से सड़क तथा रेल नेटवर्क उपयोगिता वाहन के अनुसार के नुकसान का कारण बनता है। सागर गतिविधियाँ, सी एक्टिविटी, इससे समुद्र में पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है। इससे कई मीटर तक ऊंची लहरें बन सकती हैं जो तटीय क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके कारण तटीय क्षेत्रों में सुनामी भी आ सकती है। भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ी क्षेत्रों में भूकंप के कारण कई बड़े भूभागों का निचले क्षेत्रों की ओर भूस्खलन हो सकता है। इसके कई प्रभाव हो सकते हैं, जैसे स्थलाकृति में बदलाव, अवरुद्ध मार्ग, भूस्खलन के रास्ते में आने वाली हर चीज़ों की क्षति, घरों और सड़कों को भारी नुकसान। भूस्खलन के कारण भूकंप की एक और श्रृंखला शुरू हो सकती है। नेक्स्ट है कॉजुअल्टीज, हताहतों की संख्या ऊपरी केंद्र के नज़दीक, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों, बहुमंजिला इमारतों तथा ऐसी संरचनाएं जो भूकंप प्रतिरोधी ना हो के नज़दीक अधिक होती हैं। लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ, इसके कारण फ्रैक्चर, चोटें, मध्यम या गंभीर रूप से घायल होने वाले समस्याएं, स्वच्छता की स्थितियां भंग होने के कारण महामारियों का फैलना आदि कई स्वास्थ्य संबंधी विकार उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, वितरण नेटवर्क और भंडारण जलाशयों की विफलता की वजह से गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आग, नलों, फायर हाइड्रेंट्स की आपूर्ति लाइनें अगर वैध हो तो अग्निशमन सेवा के संचालन में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है परिवहन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सड़कों और पुलों, रेलवे पटरियों, हवाई अड्डे के रनवे और संबंधित बुनियादी सुविधाओं की विफलता के कारण परिवहन नेटवर्क गंभीर रूप से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है बिजली और संचार, इलेक्ट्रिसिटी एंड कम्युनिकेशन। भूकंप के कारण सभी लिंक, पारेषण, टावर, ट्रांसपोंडर तथा ट्रांसफार्मर प्रभावित होते हैं। भूकंप आमतौर पर एक विशाल क्षेत्र को प्रभावित करता है। इसके कारण तत्कालिक नुकसान के अलावा लंबे समय तक पीड़ा का अनुभव करना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव विविधता के संरक्षण के विषय में संक्षेप में लिखिए। राइट अ ब्रीफ अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता मानव जीवन तथा स्वास्थ्य पारितंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानव जाति के लिए बहुत सारी पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं जो आर्थिक तथा सौंदर्यात्मक दृष्टि से बहुत मूल्यवान है। पहला पॉइंट है इसमें संरक्षण के उपाय में
पॉइंट नहीं है, ये एक नोट की तरह है। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण प्रकृति तथा पृथ्वी की जैव विविधता तथा वैज्ञानिक प्रबंधन है, जिसका उद्देश्य प्रजातियों, आवासों तथा पारतंत्रों को विलोपन से तथा विलोपन मीन्स नष्ट होने से तथा जैविक क्रियाओं की अपरदन को रोकता है। यह जैव विविधता तथा परितंत्रों के संरक्षण तथा उद्धार से संबंधित है। जैव विविधता को अतिशोषण, जलवायु परिवर्तन, आवास का विघटन, प्रदूषण तथा विदेशी प्रजातियों आदि से अत्यधिक खतरा है। जैविक स्रोतों को हमें आर्थिक तथा सौंदर्य इकोनॉमिक एस्थेटिक फायदे तथा सस्टेनेबल ढंग से प्राप्त करने होंगे, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इनका उपयोग कर सकें। जैव विविधता को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है जैसे कि आप देख सकते हो, ये स्वस्था, ये थोड़ा अजीब सा इसको प्रोनाउंसिएशन करने में, तो इसको हम ऐसे करेंगे, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों को खत्म किए बिना अथवा गंभीर पारिस्थितिक नुकसान किए बिना एक स्थिर स्थान पर बना रहे। दूसरे शब्दों में, यह एक ऐसा विकास है जो आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्षणों को ध्यान में रखते हुए एक लंबे समय तक होता रहे तथा जो पृथ्वी का संरक्षण इस प्रकार से करे ताकि भविष्य की पीढ़ियों को जरूरतों के साथ वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। सतत विकास की अवधारणा की उत्पत्ति हमारे साझे भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर पर ब्रॉडलैंड के रिपोर्ट, जो कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री गो हार्लेम ब्रंडलैंड ने 1987 में पर्यावरण तथा विकास का विश्व आयोग WCEB को सौंपी थी, उसमें हुई है इसका उल्लेख। इसने सतत विकास को इस तरह प्रभावित किया है, वो लिखते हैं कि ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा कर सके। यह सतत विकास की आज की सबसे अधिक उपयोग होने वाली उद्धृत परिभाषा है। इस डेफिनेशन को अगर हम लिख देते हैं तो ये 2 मार्क्स के लिए ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में ही लिखेंगे, मैरिस स्ट्रॉन्ग, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कार्यकारी निर्देशक 1992 में रियो में हुई पर्यावरण तथा विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिव के अनुसार सतत विकास राजनीतिक, सामाजिक तथा संस्थागत और तकनीकी आदेशों के परिवर्तन की एक गहरी तथा गंभीर प्रक्रिया है, जिसमें विकास तथा विकासशील देशों के मध्य संबंधों को पुनर्व्याख्या भी शामिल है। यह परिभाषा आर्थिक, पर्यावरणीय, सामाजिक सीमाओं से परे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट फेमस क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल. Question will be asked like that, what is Kyoto Protocol or define Kyoto Protocol. ओके, तो इसमें हम जस्ट ये ध्यान रखेंगे कि इसमें लिखा क्या गया है, ये होता क्या है, और इसमें कौन कौन से देश जो हैं वो शामिल है, कितने देश शामिल है, और ये कब हुआ था। मेन 11 दिसंबर 1997। ओके, दोबारा से देखते हैं हम। क्योटो प्रोटोकॉल एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जो कई देशों, जो कि सम्मेलन ऑफ डिफरेंट पार्टीज लाइक, इसको कोप बहुत ही फेमस है, इससे भी जानते हैं, कि मध्य बातचीत द्वारा 11 दिसंबर 1997 को सभी देशों द्वारा इकट्ठे होकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हुआ था। यह मुख्यतः जो है वो ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर इन प्रभावों को कम करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था वो? 11 दिसंबर 1997 को। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो है 150 सालों के बाद तापमान में वृद्धि
हुई अपरिहार्य प्रभाव को निपटने में भी इसका उद्देश्य था। यह समझौते पर बातचीत जापान के एक क्योटो शहर में हुई थी तथा रूस के अनुसमर्थन के पश्चात यह समझौता 16 फरवरी 2005 को अस्तित्व में आया। ठीक है, ये जो है वो जापान के क्योटो शहर में हुआ था, तो इसीलिए सबसे पहले क्योटो शहर में हुआ था, तो इसीलिए हम इसको क्योटो प्रोटोकॉल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें नहीं लिखा गया है बट आप उसको मेंशन कर सकते हो पेपर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यह 1992 के जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का एक विस्तार है जिसमें राज्य दल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए बाध्य है। प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत नियम 2001 में मराकेश मोरक्को में दलों के सम्मेलन में अपनाए गए तथा इन्हें मराकेश समझौते के रूप में भी जाना जाता है। ये पॉइंट आप वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें जनरली हुआ क्या था। ओके, नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 में शुरू हुई तथा 2012 में समाप्त हुई। प्रोटोकॉल के पक्षकारों के प्रोटोकॉल के संशोधन को दिसंबर 2012 के दोहा कतर में हुआ दलों के सम्मेलन में 8वें सत्र में अपनाया था। इससे सदस्य देशों के लिए दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2020 तक निश्चित हुई। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 2008 तथा 2012 के मध्य तक 1990 के स्तर से नीचे 5.2% तक लाना था। व्यक्तिगत देशों के लिए अधिक या कम लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा 5.2 का आंकलन औसत माना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्सर्जन को 7% से कम करने की उम्मीद की गई। भारत और चीन, जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है, अभी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि ये दोनों देश अभी विकासशील है। कनाडा 2011 में क्योटो प्रोटोकॉल से अपनी वापसी की घोषणा करने वाला पहला हस्ताक्षरकर्ता बना। क्योटो प्रोटोकॉल ने प्रत्येक औद्योगिक राष्ट्र के लिए विशिष्ट उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य की स्थापना की है, परंतु विकासशील देशों को इस लक्ष्य से बाहर रखा गया है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुसमर्थन करने वाले अधिकतर देशों की कई रणनीतियों का गठबंधन करना पड़ा, जैसे कि उनके सबसे बड़े प्रदूषक का प्रतिबंध लगाना, ऑटोमोबाइल से उत्सर्जन को कम या धीमा करने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधनों की जगह अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोडीजल का बेहतर इस्तेमाल करना। जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि जनरली इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और इनकी डेट्स भी आपको याद रखना है। अगर 2 मार्क्स में आपको लिखना है तो आपको ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको इसका जो पार्ट बी और सी और डी चाहिए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो कि येस वी वांट। ओके, अगर आपको इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है, लाइक करना इसको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि सभी जो जिनका भी पेपर है कल, उनको पता लगे कि यस क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है, कैसे उनको आंसर राइटिंग करना है। और must watch this video and subscribe to my channel. Thank you. All the best for your exams.